दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एनसीएफ 2005 के पहले दो वीडियोज़ में पढ़े और उन दोनों वीडियोज़ के अंदर आपने एनसीएफ 2005 का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। अब बारी है आपके मूल्यांकन की, क्योंकि शिक्षण का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, पहले पाठ्य विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, उसके बाद अंत्यक्रियाएं की जाए, अंत्यक्रियाओं के बाद में जो अंतिम चरण जो पश्च अवस्था आती है शिक्षण की तीसरी अवस्था जो मूल्यांकन अवस्था बोलते हैं, जो अंत्यक्रिया अवस्था का आपका क्या बोलते हैं परिणाम होता है। तो अब अपन चलते हैं एनसीएफ 2005 की प्रश्नोत्तरी फेज पर कि भाई प्रश्नोत्तरी फेज में क्या क्या शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये अपना एनसीएफ 2005 का पार्ट थर्ड है, जिसमें आपको प्रश्न और उनके साथ साथ एनालिटिकली विश्लेषणात्मक आपके उत्तर शामिल किए जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। देखिए, एक अच्छी पाठ्य योजना में क्या शामिल होता है। पहला ऑप्शन देखें, उद्देश्यों की स्पष्टता। बिल्कुल, एक अच्छी पाठ्य योजना अगर है, पाठ्य योजना है तो उसमें उद्देश्यों की स्पष्टता बिल्कुल सबसे पहला प्राथमिक तत्व होगा कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान अगर पाठ्य योजना बनाता है तो सबसे पहला वह अपनी पाठ्य योजना का उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसके उद्देश्यों में क्या हो, स्पष्टता हो, क्लियर विजन हो कि मुझे मेरे पाठ्य शिक्षण के दौरान पाठ्य विषय वस्तु की जो अंत्यक्रियाएं करनी है उनसे मेरे शैक्षिक उद्देश्यों को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूंगा। तो प्रश्न की भाषा के अनुसार अगर बात करें तो पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो सब बिल्कुल होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो होता है। शिक्षक का ज्ञान, पाठ्य योजना में शिक्षक का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। योजना की दृढ़ता, अब बात अगर योजना की दृढ़ता की करें कि योजना की दृढ़ता, आप किसी भी पाठ्य योजना को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि पाठ्य योजना में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, और उसके साथ साथ पाठ्य योजना में बच्चों का मूल्यांकन भी जरूरी है, और मूल्यांकन बच्चों के ज्ञान के आधार पर होगा। तो एक पाठ्य योजना बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्राप्त होनी चाहिए, उद्देश्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। पाठ्य योजना शिक्षक के ज्ञान के आधार पर बनती है, क्योंकि प्रशिक्षक जिस उद्देश्यों को लेकर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा तो उसका ज्ञान जरूर उसका साथ देगा कि हाँ मुझे किस चीज़ को प्राप्त करना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। साथ साथ एक शिक्षक को अपने बच्चे के ज्ञान के स्तर का पता होता है कि मुझे मेरे बालक को किस स्तर का ज्ञान उपलब्ध करवाना है और उद्देश्यों का क्या स्तर होगा तो ज्ञान। तो जो योजना की दृढ़ता है, तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये होते हैं, और ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये आपका योजना की दृढ़ता इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया ये। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आपका एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। सतत एवं निरंतर मूल्यांकन, ये आपके CCE पैटर्न को बताया गया है कि एक शिक्षक बच्चे का सतत या निरंतर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करे, ये एनसीएफ में कहा गया है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बच्चे में सामूहिक
दायित्व की भावना विकसित करने के लिए सामूहिक कार्य मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत खुली पाठ्य पुस्तक परीक्षा को भी शामिल किया गया है, सतत निरंतर मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है और सामूहिक कार्य मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है। तो नो डाउट आपका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा आपका डी सही, सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अगर बात करें हम आपकी प्रश्न संख्या 3 की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब सत्य, सही नहीं ढूंढना है, गलत को ढूंढना है। और उसमें विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और परीक्षाओं में लचीलापन। तो क्योंकि एनसीएफ स्कूली शिक्षा का दस्तावेज है, एनसीएफ 2005 स्कूल एजुकेशन का दस्तावेज है, तो इसका संबंध आपके विश्वविद्यालय शिक्षा से नहीं है और विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना ये एनसीएफ की संस्तुति में आता है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान करना ये भी आता है, परीक्षाओं में लचीलापन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं प्रश्न की भाषा के अनुसार और ऑप्शन ए जो आपका क्या है, सही है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करें, आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की संस्तुति के अंदर कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षा के आधार पर। 2 के विद्यार्थी मूल्यांकन का लिखित परीक्षा के आधार पर। कक्षा 1 व 2 का बच्चा लिखित परीक्षा नहीं देगा, मौखिक परीक्षण के आधार पर इतना उसका विकास नहीं होता है, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर यह भी नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी आपके ऑप्शन डी की परीक्षण के आधार पर, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा 1 व 2 के आधार पर क्या देखता है, बच्चे को हमने क्या दिखाया है, तो बच्चे के प्रेक्षण के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर भाषा का विकास बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसके अनुसार। अब प्रश्न संख्या हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की, और वो है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका होती है, मैं बता दूं आपको, सुविधा प्रदाता की। किसी होती है सुविधा, ये डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन है, अनुमोदक नहीं, ये नहीं होगा। सुविधा प्रदाता एनसीएफ दस्तावेज ये कहता है कि क्योंकि एनसीएफ दस्तावेज संरचनावाद या निर्मितवाद पर काम करता है, संरचनावाद या निर्मितवाद पर कार्य करता है, जिसमें एक शिक्षक को ऐसा शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना है, शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना है। संरचनावाद कह सकते हैं आप इसको, रचनावाद भी नाम दिया है, रचनावाद भी नाम दिया है। शिक्षक एक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करे, सिर्फ निर्माण करे जिसमें बालक स्वयं करके सीखे, स्वयं करके सीखे। इसका मीनिंग निकला कि शिक्षक उस वातावरण की सुविधा प्रदान करने वाला है। शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा, इसलिए तानाशाह नहीं हो सकता, आधिकारिक रूप से वह घोषणा नहीं कर सकता। इसलिए न तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, न सी सही होगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा और डी भी आपका राइट ऑप्शन
नहीं हो सकता। उस सुविधादाता या सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की अनुशंसा की गई है आपके किसमें, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में। एनसीएफ 2005 का विस्तार करें तो ये राष्ट्रीय नेशनल फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय करिकुलम, तो ये सीधा उत्तर हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा आप यहाँ से भ्रमित नहीं होना है आपको, यहाँ पर शब्द पाठ्यचर्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या होना चाहिए, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये दोस्तों आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा सवाल नंबर, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो उसके बाद देखिए सवाल नंबर 7, इसलिए आरटी एक्ट के वीडियो में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी अपने को सवालों को हल करने में, इसलिए मैंने इस बार बड़ा टाइप करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की बात करें कि पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका होती है। वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने में एक रूपता बनाए रखते हैं। ये राष्ट्र के एक राज्य के रूप में एक रूपता बनाए रखने का नहीं, क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता के मार्गदर्शन का प्रदान करते हैं। वे संसाधन भूखे संदर्भ के सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की बात कर रही हैं, तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये आपका सबसे राइट उत्तर होगा। हालांकि ये तो होगा ही नहीं। अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन, पाठ्य पुस्तकें बच्चे को मार्गदर्शन देती है, बालक का मार्गदर्शन देती है। ये इंपॉर्टेंट पहलू था जो इसमें छूट गया। वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। शिक्षण संसाधन के रूप में शिक्षक भी शामिल हो जाएगा, शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगे। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आप बात करते हैं आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके विचार में पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब अपने विचार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा हो जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को बदला जा सके, छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग। देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप सवाल को देखें अपने विचार से पाठ्यक्रम होगा, छात्र की रुचि के अनुसार बिल्कुल होना चाहिए, छात्र की रुचि को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए सही है। ऐसा हो जिसको विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ये हो, तो ऐसा हो जो आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके, छात्र की क्रिया का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उपयुक्त सभी, तो आपका इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से समझ प्राप्त होती है व्यवहारवाद की,
जी नहीं, व्यवहारवाद इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैंने थोड़ी देर पर क्वेश्चन को समझाते समय रचनावाद को शामिल किया था। एनसीएफ कंस्ट्रक्शनिज्म या निर्मितवाद को महत्व देता है। बालक खुद निर्मित करे, वातावरण से अपने संप्रदायों का निर्माण करे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मितवाद। कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता का स्तर बढ़ा है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, उसके बाद अगर बात करें द्विभाषी प्रवीणता का स्तर, विविध सोच, ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भी करता है, सामाजिक सहिष्णुता भी आती है, विविध प्रकार की सोच भी आती है इससे, और आपका उत्तर हो जाएगा डी द। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस रूप में देखा जाना चाहिए, परिशिष्ट के रूप में, एक विकल्प के रूप में, परिशिष्ट के इंडेक्स विकल्प के रूप में नहीं, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये फैक्ट का सवाल है आपका, परिशिष्ट के रूप में देखा जाना, प्रिसेप्शन के रूप में देखा जाना, प्रिसेप्टेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत, देखो सबसे पहले क्या कही गई है, ये एक तरीका है कि बालक मातृभाषा का उपयोग करे, मातृभाषा का उपयोग करे। अब मातृभाषा का उपयोग करेगा तो बच्चा अपने आप को सहज महसूस करता है। दूसरी बात है, अगर अलग अलग भाषाएं होंगी तो अलग अलग भाषाओं की पृष्ठभूमि एनसीएफ में शामिल की गई है तो एक संसाधन के रूप में होगा। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करेगा। तो नो डाउट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जब तीनों सही हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा। फिर से देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा का एक संसाधन के रूप में समर्थन किया है कि एक साधन है भाषा। जब मैंने भाषा टॉपिक करवाया था तो मैंने बताया था कि बहुभाषिक संप्रदायों को शामिल किया जाता है जिसमें प्रथम स्तर पर मातृभाषा को, द्वितीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा को, तृतीय स्तर पर तृतीय भाषा स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत होते हैं। कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। फेल नहीं होते वे स्कूल की, तो मैं इस बात से सहमत है या दृढ़ता से सहमत हैं। तो ये दृढ़ता से सहमत है, ये आप ध्यान रखें, बिल्कुल असहमत नहीं। अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारियों को महत्व के रूप में ले, जिम्मेदारियों को ध्यान से समझे, तो बच्चे फेल नहीं होंगे। स्कूल में बच्चे तभी, क्योंकि अगर हम सीसी पैटर्न को देखें, अगर एनसीएफ की चारों विषयों के अनुशंसाओं को देखें और रचनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। ये स्कूल की विफलता का कारण है कि बच्चा फेल होता है। तो मैं इस बात से दृढ़ता से सहमत हूँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल असहमत ये भी नहीं हूँ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 2005 एनसीएफ 2005 के शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को।
5 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को। पहला है भौतिक संसाधनों को, दूसरा है शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को। गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व किसे दिया गया है? भौतिक संसाधन, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभवों और पाठ्यक्रम सुधार को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बालक के लिए जो संरक्षित अनुभव हैं उनके ज्ञान के संदर्भ में पाठ्यक्रम सुधार को, ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभव को, ये आपका डी इज द राइट आंसर। आपका ये सी भी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। उसके बाद बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन नंबर 15, एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, जिसमें पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो ये आपका महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नैतिक शिक्षा तो आपकी कला शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में बात की गई है ज्ञान स्थायी में दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है, शैक्षिक केंद्र विषय केंद्र पर हो। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम बात करें ज्ञान स्थायी है, बिल्कुल इसे दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, नहीं। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान स्थायी है वह इसे दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। ये आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है एनसीएफ 2005 में बात की गई है ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है। इसके अंतर्गत आपका न तो ऑप्शन बी सही है, न सी सही है और न ही आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर मैं बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। अधिगम निष्क्रिय नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक तो होता है। अधिगम सक्रिय होना चाहिए, बिल्कुल। छात्र व शिक्षक दोनों क्या हो, सक्रिय रूप से भागीदारी, शिक्षक भी सक्रिय होना चाहिए और छात्र भी क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। और उन दोनों के बीच में संबंध कैसे होंगे, सामाजिक होने चाहिए। तो यहाँ तक तो अभी तो ऑप्शन बी सही है। सक्रिय एवं सरल नहीं, सरल स्वरूप प्रकृति सरल नहीं होनी चाहिए। निष्क्रिय और सरल ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही सवाल हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण के लिए किया जाता है ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, नैतिक गुणों। तो दोस्तों इसके लिए उत्तर जाएगा आपका, ये आप फैक्ट याद रखें, एनसीएफ 2005 ज्ञान का निर्माण करने में भी सक्षम होना चाहिए, मतलब पाठ्यचर्या ज्ञान का निर्माण करने में रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने वाला होना भी चाहिए।
नैतिक गुणों का विकास करने वाला होना चाहिए और उपयुक्त सभी भी इसके साथ शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें, अब देखिए थोड़ा सा, शिक्षण के लिए किया जाता है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है, शिक्षण के लिए ज्ञान का निर्माण किया जाता है, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जाता है, नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 2005 इनसे किस परीक्षा संबंधी सुधार, 2005 में इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? जी, ये आपको उत्तर याद रखना है। एनसीएफ 2005 में कक्षा 10 की परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाने पर जोर दिया गया है, ऐच्छिक बनाने पर जोर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाएं ऐच्छिक नहीं हो सकती, ये गलत है, प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र ही नहीं किया गया। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षाओं का संचालन, जी नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें ऊपर की तरफ चलें तो ये सभी जी नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखिए आप ये क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, आगे देखिए नेक्स्ट में। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल ए व केवल ए सही और दोनों सही। ये आपका जो उत्तर है वो दोनों सही, ए व बी दोनों सही है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा क्या कहती है कि बच्चों को सांस्कृतिक विरासत की तरफ भी और उनके व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना होना चाहिए। तो आपका डी इज द राइट आंसर, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, तो 2005 के अनुसार कौन सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सुविधा प्रदाता की भूमिका में शिक्षक होता है, छात्र नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो अलग फॉर्मेट के रूप में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, स्कूल से बाहरी जीवन को ज्ञान, स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, जी बिल्कुल, ये तो दिया गया है, ये तो है शामिल, ये तो शामिल है। ओके, पहला तो शामिल है, ये तो शामिल है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, बिल्कुल, ये लचीला। अधिगम को रटना विधि से सुविधाजनक बनाना चाहिए, जी नहीं। ये आपके एनसीएफ 2005 में अनुशंसा नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटंत प्रणाली से क्या किया जाए? मुक्त किया जाए। दोस्तों ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो के अंतर्गत पहले कि प्रणाली को मुक्त किया जाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि ये शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर जो नेक्स्ट आएगा, हाँ, इसमें जो डी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के विकास को समृद्ध करना, ये बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद आपकी बात करते हैं प्रश्न संख्या, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है सामाजिक विकास, शिल्पकला केंद्रित, व्यवसाय केंद्रित, सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सभी। एनसीएफ दस्तावेज मैंने आपको अन्य विषयों के अंदर बताया था कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास होना चाहिए, कलाओं का प्रशिक्षण केंद्रित होना चाहिए, वोकेशनल
मैंने बताया था आपको VET वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें शामिल होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या, ये आपका महिलाओं के प्रति ये सवाल रिपीट हो गया है, तो आप इसको याद रखें। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या नेक्स्ट की कि क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 का सूत्र है, एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, लर्निंग विद डिस्क्रिप्शन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग एंड बर्डन, नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा लर्निंग विदाउट बर्डन। ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका जो सवाल है नेक्स्ट नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में किया गया है। इनमें से सभी बाल को स्वयं विश्वास के प्रोत्साहन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, विद्यालय में अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है, तो विद्यालय का सबसे नवीनतम दस्तावेज दोस्तों एनसीएफ 2000, ये आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एनसीएफ 2005 राइट आंसर है, माफ कीजिएगा। तो ये करेक्शन है, ये 9 की जगह 5 उत्तर आएगा आपका। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 28, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है, बिल्कुल देता है। रटने पर बल नहीं देता है। समस्या हल करने पर और उपयुक्त सभी पर। तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद अगर बात करें हम एनसीएफ के अगले सवाल का, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एनसीएफ 2005 को किसने लागू किया? तो एनसीएफ 2005 को लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति को। यशपाल शर्मा समिति में 38 सदस्य थे, याद रखिएगा दोस्तों। और इन्होंने बिना बोझ की शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, बिना बोझ की शिक्षा के बारे में बताया था। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो दोस्तों MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये 1985 में बनाया गया था। शिक्षा मंत्रालय को हटा दिया गया था इस वक्त। और इस समय CABE, कैबिनेट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन, सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CETEI की स्थापना की गई थी, CIET की स्थापना की गई, CIET सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ 1985 के अंतर्गत ही आपको MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसी की अनुशंसा पर NCF 2005 का निर्माण NCERT ने किया। किसने किया? NCERT ने किया। किस मंत्रालय की सिफारिश पर किया? MHRD मंत्रालय की सिफारिश पर किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये आपका राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये नहीं हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जी नहीं। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? परीक्षा अवधि तक पाठ पढ़ाने के लिए, बच्चों को पुस्तक के ज्ञान से जोड़ने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो मोर करेक्ट जो आंसर है वो है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या अगर हम 32 की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 की बात करते हैं, पाठ्यचर्या में क्रियाएं होती हैं। पाठ्यचर्या में क्रियाएं होती हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम, विषय
पाठ्य सहचर्या की विषय वस्तु एवं भी दोनों। तो देखो पाठ्यचर्या में मैंने आपको जब विद्यालय के पाठ्यक्रम मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो पाठ्यक्रम में तो केवल विद्यालय के पाठ्य विषय की क्रियाएं होती हैं, लेकिन पाठ्यचर्या में पाठ्य सहचार या पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं। तो यहाँ से इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और जोड़ने पर आपको उत्तर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो ए व ब दोनों शामिल किए जाते हैं, इनमें से ये सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये ए व ब। एनसीएफ 2005 के तहत दी की गई अभिशंसा है सभी स्तरों पर पर्यावरण संबंधी जानकारी, कार्य संबंधी अभिरुचि और मूल्यों का एकीकरण होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें शिक्षण तकनीक की संभावना का उपयोग किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस स्तर पर आपका अगर बात करें तो कार्य संबंधी अभिरुचियों का मूल्यांकन भी होता है। उसके बाद सभी स्तरों पर्यावरण संबंधी, बिल्कुल पर्यावरण संबंधी जानकारी को लिखा जाता है। कार्य संबंधी अभिरुचियों का मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। शिक्षण तकनीक की संभावना का उपयोग किया गया है, तो सभी का किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपका देखिए एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला है, त्रिभाषा फॉर्मूला है। एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला त्रिभाषा है। करिकुलम शब्द बना है, करिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा से बना। याद रखें करिकुलम शब्द, करिकुलम शब्द तो है अंग्रेजी भाषा का शब्द। किसका है, अंग्रेजी भाषा। ओके। और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के, किसके, लैटिन भाषा के क्यूररे से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तो लैटिन भाषा का तो क्यूररे शब्द है, क्यूररे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में क्या है, करिकुलम। हिंदी भाषा में है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम प्रश्न संख्या 36 की, पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय के कक्षा सभी कक्षाओं के विभिन्न विषयों के विषय वस्तु की सूची, विद्यालय द्वारा निर्देशित संचालित समस्त अनुभव, कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले समस्त अधिगम अनुभव, विद्यालय द्वारा निर्देशित समस्त सह शैक्षिक। तो ये कक्षा कक्ष में दिए गए, ये आपका उत्तर होगा एनसीएफ। माफ कीजिएगा एक बार, पाठ्यक्रम का अर्थ है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब और पाठ्य। देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पाठ्यक्रम सिर्फ कक्षा तक सीमित होगा, पाठ्यचर्या कक्षागत क्रियाओं के साथ सह शैक्षिक का भी भाग होगी। अब देखो सभी कक्षा के विभिन्न विषयों के विषय वस्तु की सूची, जी नहीं, विद्यालय द्वारा निर्देशित और संचालित समस्त अनुभव, सह ऑप्शन है कक्षा कक्ष में दिए जाने वाला समस्त अधिगम अनुभव। तो पाठ्यचर्या के संदर्भ की बात करें तो बड़ा होगा, लेकिन पाठ्यक्रम की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में दिया जाने वाला समस्त शिक्षण अधिगम अनुभव। उसके बाद जो आपका प्रश्न है किस मंत्रालय की सिफारिश पर किया गया था, तो ये आपका उत्तर आपको पता है किस मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधार पर। और अगर बात करें आप किसके प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आपका, ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित विषय का मुख्य उद्देश्य है, गणित विषय का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर हम बात करते हैं 2000 बच्चों में अंक गणित का ज्ञान देना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये सभी विषयों में होता है ये तो।
बच्चों में, जी बिल्कुल। देखिए आगे अगर वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, तो ये अभी तक तो आपका मुझे सही लग रहा है। बच्चों के संवेगात्मक विकास करना, जी नहीं, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान, बच्चों में तार्किक चिंतन समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा। तो सवालों को हल करने से पहले एनसीईआरटी पार्ट 1 और एनसीईआरटी पार्ट 2 को ध्यान से समझेंगे। अगर आप सारे विषयों के अनुशंसाओं को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे आप गणित विषय को पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, गणित विषय एनसीईआरटी के विषयों के अंतर्गत, तो आपको इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी 2005 के बारे में कि हम इसको किस रूप में देखें, तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखिए, इनमें से कौन सा के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ये आपका हो जाएगा अधिक लचीला, स्कूल को बाहरी जीवन से ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक, ये आपका दोबारा से सवाल 2-3 बार ये थोड़ा सा भाई हो जाता है, तो ये मैं बार बार ये 2-3 सवाल हैं इनको रिपीट हुआ है, तो उसको ध्यान से समझ लेना आप एक बार। उसके बाद अगर बात करें प्रश्न संख्या 41 की, गणित शिक्षण के लिए किस पर ये आपका हो जाएगा, तर्क शक्ति के विकास पर बल दिया गया है, तर्क शक्ति के विकास पर बल दिया गया है। सहायता गणित में रुचि, मूल्यांकन और गणित, ये सवाल अलग है, भी ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रकाश क्या डाला गया है, मैं फिर से वीडियो आप देखना, उस वीडियो को देखेंगे। तर्क शक्ति के विकास पर बल दिया गया है। गणित में रुचि का विकास बिल्कुल होगा, मूल्यांकन में विकास करना ये भी होगा, सहायता गणित अन्य विषयों का अधिक सहसंबंध स्थापित करना ये भी होगा, लेकिन तीनों की तुलना में ए सबसे ज्यादा सही है। क्या है? जो ए है वो सबसे ज्यादा सही है, तो इस पर मुख्य बिंदु पर महत्व प्रकाश डाला गया है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामान्य विद्यार्थियों के गणित सीखने में रुचि नहीं होती है, गणित सीखने में रुचि नहीं होती है। अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उससे उपयोगिता से जरूरी नहीं है कि गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अध्यापक इस विषय का आधारभूत संप्रदाय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं, ये राइट आंसर है आपका कि शिक्षक गणित संप्रदाय को पढ़ाने के लिए, शिक्षक गणित संप्रदाय को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं। गणित को एक सिर्फ जिम्मेदारी के आधार पर, ठीक है मेरा विषय पूरा हुआ, अगर हम आधारभूत संप्रदाय को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताएं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर एक शिक्षक ज़्यादा समय तक पढ़ाए तो गणित शिक्षण के प्रति ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो सकती है। गणितीय संकेतीय भाषा और ये नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 43 की, कि प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है, तो उसकी हम बात करते हैं। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर जोड़ा जा, इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 प्रोग्राम ऑफ एक्शन शिक्षा नीति, कथन का संबंध है, ये कथन का एनसीईआरटी 2005 से संबंध है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सामाजिक अध्ययन विषय की, अब देखो सामाजिक विषय की बात करते हैं। सामाजिक विषय की बात करें तो लैंगिक मुद्दों की बात की गई थी, मैंने आपको समझाया था जेंडर के प्रति, और यौन शिक्षा की बात की थी मैंने। केवल किशोरों के मुद्दों की नहीं, किशोरों के साथ साथ बालिकाओं के मुद्दों की भी बात की थी, बालिकाओं को भी शामिल किया। लैंगिक व किशोर दोनों के मुद्दों की ये भी बात की थी। सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये सबसे मोर राइट करेक्ट आंसर है। ये तीनों भी शामिल है, लेकिन ये भी शामिल किया जाता है, तो सबसे मोर करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा, आप अगर विषय सामाजिक अध्ययन विषय को आप पढ़ोगे वीडियो नंबर 2 में, और जो एनसीईआरटी पार्ट 2 है
उसके अंदर देखेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान विषय का मैंने पढ़ाया है, तो उसमें प्रथम 2 या 3 बिंदु मैंने यही बताए हैं कि सामाजिक अध्ययन क्या कहता है बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये कहा गया कि देखो, विज्ञान शिक्षकों और विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करना चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए देखिए प्रश्न फिर से देखते हैं, एक बार ये ऊपर चला गया थोड़ा सा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान। अब अगर आप ध्यान पूर्वक विज्ञान विषय को देखेंगे तो मैंने आप उसमें करवाया है कि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करने और निर्णय लेने में क्या बनाए, योग्य बनाए। निर्णय लेने की योग्यता का विकास हो और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो। तो ये विज्ञान शिक्षण के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रश्न संख्या आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत कितने केंद्र समूह स्थापित किए गए हैं, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 21 समूह स्थापित किए गए हैं। अब उसके बाद हम अगर बात करें प्रश्न संख्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक है, ये हो जाएगा आपका, आप कर लोगे बाकायदा, इसको सुविधा प्रदाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का जो आपको अगर बात करें अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार, जिन्होंने आत्मज्ञान शब्द की बात कही, इसकी बात कही, आत्मज्ञान शब्द की बात कही। इस स्टीयरिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे, 35 सदस्य थे। इसमें रोहित धनखड़ ने, किसने, रोहित धनखड़ ने राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने कहा था कि हमें सपनों के भारत को धरातल पर उतारना है। सपनों के भारत को किस पर उतारना है, धरातल पर उतारना है। सपनों के भारत को धरातल पर उतारना है। यशपाल शर्मा समिति, अर्जुन सिंह इससे संबंधित नहीं है, वेद प्रकाश संबंधित नहीं है। यशपाल शर्मा समिति में सदस्य संख्या कितनी है, 38 है दोस्तों, तो ये ध्यान से समझ लेना। प्रश्न संख्या 48, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी या कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 35 थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं प्रश्न संख्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को स्वीकार किया गया, इस संदर्भ में कौन सा है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू भाषा काम में ली जानी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। देखिए घरेलू भाषा काम में ली जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ली जानी चाहिए। लेकिन प्राथमिक, मैंने दोस्तों बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए, और 1 से 8 तक, मतलब 6 से 8 तक फिर क्या आ जानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में काम में लिया जाना चाहिए। स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा को काम में लिया जाना चाहिए, ये सही है। प्राथमिक राष्ट्रभाषा का उपयोग में लिया जाना चाहिए। स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा को काम में लिया जाना चाहिए। बाद में स्तरों पर शास्त्रीय विदेशी भाषा को काम में लिया जाना चाहिए। बाद में ये राइट ऑप्शन सही है, उच्च स्तर पर मातृभाषा का उपयोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा के स्थान पर आपको मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए, और स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा के स्थान पर आपको राष्ट्रभाषा का उपयोग करना चाहिए। तो आपका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अंदर बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, सामाजिक स्वस्थ जीवन की बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास एवं विद्यालय के लिए तैयारी। देखिए दोस्तों, ये आपका एक फैक्ट का सवाल है, ध्यान रखें इसको, आप कोशिश करना समझने की। सब में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दे रखे, भावनात्मक विकास भी दे रखा है, लेकिन उस विकास का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? विद्यालय में पढ़ने के लिए किया जाना चाहिए। तो विद्यालय के वातावरण निर्माण को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, क्या प्रश्न संख्या नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ये देखिए। एनसीएफ 2005 में अनुशासन व सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति, चुप्पी बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा में समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। चुप्पी, शांत रहता है बच्चा, तो समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। जी नहीं, बच्चा अगर चुप रहेगा तो, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति भी अलग अलग होती है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर बात करें, ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों को सीखने प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं। जी नहीं, ये नियम सहपाठी में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। अगर बालक चुप रहेगा, इसको पॉजिटिव पक्ष देखना आपको, ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित, मतलब विकसित न होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। अगर बच्चा सहभागिता के दौरान चुप होता है तो वह कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, तो इसका ये पॉजिटिव पक्ष है। और तीनों में, पहले वाले में नेगेटिव है, दूसरे में नेगेटिव है, शिक्षक के लिए व्यवस्था की नज़र से आसान हो जाता है। तो ये प्रजातांत्रिक के बजाय, जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक के बजाय एकल तांत्रिक व्यवस्था हुई, तो एकल तांत्रिक व्यवस्था शिक्षण के हिसाब से पॉजिटिव पक्ष नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। समुदाय की भावना को अविकसित, मतलब समुदाय की भावना को विकसित होने में मदद करते हैं, ये आप इसको ऐसा समझें। ये उत्तर नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। एनसीएफ 2005 के अंदर जो काम जिस स्तर पर संभव है उसको उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, नहीं कि उसे उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्क होते हैं एक दूसरे के। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पूरकता का सिद्धांत। बाकी ये सारे सिद्धांत अलग हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो देखिए, एनसीएफ 2005 शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से है। छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। वृत्तीकरण या ये वीईटी की बात कर रहे हैं अपन, वीईटी की अगर बात करें तो वीईटी में उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। तो मैंने आपको बताया था वीईटी वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को शामिल किया गया है। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका सवाल नेक्स्ट देखिए, जो है वो है एनसीएफ 2005 में समक्ष के रूप में की गई गणितीय विशिष्ट अवधारणाओं को किसी में शामिल नहीं किया गया है। गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित करता है। बिल्कुल ये सही बात है, करता है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभविक नहीं होती, बिल्कुल होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है, प्रयोग पर आधारित होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उपयुक्त परिभाषाओं व स्वयंसिद्ध सिद्धांतों के आधार पर होती है। तो गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है, बिल्कुल नहीं। ये गणित की पुष्टिकरण की जो क्रिया है वो अमूर्त तार्किक चिंतन के आधार पर भी होती है। अमूर्त तार्किक चिंतन के आधार पर
भी होती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आप अगर बात करेंगे एनसीएफ समक्ष के रूप में दी गई गणित की विशिष्ट अवधारणाओं में से शामिल नहीं किया जाता है। गणित अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका गणितीय अवधारणाओं में हम कदम दर कदम उसकी वैधता को निर्धारित कर सकते हैं। अगर कदम दर कदम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसकी वैधता सटीकता प्राप्त होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभविक नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जो पुष्टिकरण हो अनुभव के रूप में संचित हो, लेकिन गणित की पुष्टिकरण की क्रिया केवल अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है, ये शामिल नहीं किया गया है। ये अमूर्त तार्किक चिंतन के आधार पर भी होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या एनसीएफ 2005 के विकास और सीखना शीर्षक के अंतर्गत आता है। ये आपका याद रखिएगा, कोटेशन दे रखा है आपका, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं को और दुनिया को समझना। कि देखो अगर आप 2 नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत, पहले में परिप्रेक्ष्य दे रखा है, दूसरे में विकास और सीखना या सीखना और ज्ञान दे रखा है, तो उसमें आपको पता लग जाए मैंने वहां पर संज्ञान शब्द को परिभाषित किया है। संज्ञान का विकास करना, दुनियादारी को समझना संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से, तो ये सही हो जाएगा। स्वस्थ ये बाकी तो सारी विकास की शर्तों में आ ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गणित की प्रकृति और संरचना में नियमित विशेषता नहीं है। गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्कसंगत होते हैं। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। विशेषता नहीं है, देखिए विशेषता नहीं है की बात कर रहा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो गणित की भाषा सांकेतिक होती है, ये तो होती है। गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्कसंगत होते हैं, ये भी होते हैं। सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत होता है, सेट होते हैं, ये नहीं होते। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, ये भी होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 सही उत्तर होगा। गणित की प्रकृति व संरचना में विशेषता नहीं है, आधार मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अंदर निशक्त बालकों को की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। तो निशक्त जन बालकों को समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मुख्य धारा में डालकर ये वे बच्चे होते हैं जो शिक्षा की मुख्यता, तो आरटीई एक्ट की धारा 4 में ये उल्लेख है। एनसीएफ में समावेशित शिक्षा की बात की गई है बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या नेक्स्ट की, एनसीएफ में प्राथमिक विद्यालयों को बालकों के लिए क्या दिया गया है? वीडियो अनुकरण बेहतर माना गया, प्रदर्शन स्वयं के द्वारा किया गया, अनुभव, इनमें से सभी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी आपका उत्तर है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या नेक्स्ट 59 की, तो वो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में है दिया गया है। तो ये आई थिंक मैं करवा चुका हूँ आपको ये सवाल कि आपका प्रश्न संख्या 69 का उत्तर हो जाएगा डी। और फिर लास्ट में अगर बात करें हम, रूपरेखा में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है, दिया गया ज्ञान का विकास होता है, उसकी संरचना की जाती है शैक्षिक केंद्र से, ये बिल्कुल हो चुका है। ये भी आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञान स्थायी है। और ये दोस्तों एनसीएफ 2005 के 60 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। ये 60 क्वेश्चंस लगभग ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आए हुए प्रश्नों की सीरीज थी। आप प्रश्नों को हल करते समय एक विशेष ध्यान रखें कि आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ढंग से समझना है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ढंग से समझना है तो इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पर सारी चीजें रखी है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है। मैं जानबूझकर इस चीज को नहीं रख रहा था, क्योंकि मैं इसका विश्लेषण पार्ट 1 और पार्ट 2 में रख चुका हूं। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, आप इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे विशेष आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ढंग से देखें, और ढंग से देखने के बाद आप मुझे सूचित करें कि ये कितना आपको महत्वपूर्ण लगा। और 15-20 मिनट के वीडियो से कुछ नहीं होना है। रीट की एग्ज़ाम आपकी कभी भी हो सकती है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय लगातार कह रहे हैं कि भी हाँ 2 सितंबर पर। तो दोस्तों अपनी तैयारी को ध्यान रखें। मैं आप में कोई मानसिक रूप से दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि परीक्षा ही तय ही है, लेकिन जैसा कि मैंने सुनने में आया है तो आप इस बात को ध्यान रखें और अपनी तैयारियों को, चाहे परीक्षा कभी भी हो, आपको तो तैयारी तो करनी है। तो अभी समय है आपके पास में, खूब सारे तैयारी करते रहें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने आप पर विश्वास करें, अपनी योग्यताओं पर ध्यान दें, उनको इम्प्रूव करें, अपनी क्षमताओं को समझें, ठीक है। और जो भी आपके पास विषय वस्तु उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। गुड नाइट।